नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब हम सब लोग यूपीपीएससी पर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से और लीडर्स के माध्यम से दबाव बना रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, वन डे वन शिफ्ट के लिए, नो नॉलेजेशन के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय आयोग के जो मातहत लोग हैं वो लोग तुगलकी फरमान जारी करने की रणनीति बना रहे थे। वो तुगलकी फरमान हम सबके समक्ष जो है वो जारी हो चुका है। हम सबको पता है, आप सबने भी देख ही लिया होगा तमाम ग्रुपों में कि वो 3 नोटिस जो भी आई हैं वो किस तरीके की हैं और वो हमारे भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। दिक्कत एग्ज़ाम दिसंबर में कराने की बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ हमारी भी इच्छा थी कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि पूरा साल यूँ ही खाली चला गया था, कुछ भी नहीं हो पाया था, कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। पूरा वर्ष जो है केवल संसाधन अपव्यय में चला गया। तो ये था दिमाग में कि कम से कम इस साल कोई पेपर तो हो जाए, परंतु इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आयोग कराना चाह रहा है अथवा सरकार करानी चाह रही है। जो भी इसमें सम्मिलित है, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं कि इस तरीके से हम सब ने सोचा नहीं था। पीसीएस जैसा, आरओ समीक्षा अधिकारी जैसा पेपर, जो उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े पेपर हैं, उनमें मानकीकरण की जैसी प्रक्रिया को ले आना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ऐसे में भर्ती निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी और भर्ती जो है वो आपकी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल में पूरी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अनिश्चितता के दौर में हमें झोंका जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लगातार लड़ाई लड़ी भी जा रही है, निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी। डेट्स आने की चिंता आप सब लोग ना करें, फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि सपने हमारे हैं और साकार भी हम ही को करना है। एग्ज़ाम हो जाए तो भी हम उस स्थिति पर रहें, उस तैयारी में रहें कि कम से कम प्रीलिम्स का कट ऑफ आसानी से पार कर पाएँ। एनाकोंडा शब्द जो आप सबने थंबनेल पर देखा होगा, उसी चीज़ के लिए है और आप सब इस शब्द से पहले से परिचित होंगे। आईआर का शब्द है कि ताइवान जैसा देश जब चीन से अपने बचाव के लिए जो रणनीति का इस्तेमाल करता है, उसे एनाकोंडा रणनीति कहते हैं। तो बेसिक मतलब इसका ये है कि जब कोई छोटा देश बड़े शक्तिशाली राष्ट्र से अपनी सुरक्षा करते हुए अपनी संस्कृति, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के साथ साथ उसको आगे भी बढ़ाता है, बड़ा भी करता है, तो ऐसी रणनीति को हम एनाकोंडा रणनीति कहते हैं। कुछ ऐसा ही दौर आज हम सभी छात्रों के साथ भी है, हम सब प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ भी है। तो आयोग जैसे शक्तिशाली संस्था, सरकार जैसी शक्तिशाली संस्था के साथ हमारा युद्ध है एक तरीके का, और इसके लिए हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी है। साथ में हमें अपना लक्ष्य भी प्राप्त करना है और साथ में इनसे लड़ के अपना और अपने भविष्य को भी सुरक्षित करना है। तो इन सब के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं और आप सब जानकारी होगी आप सब लोगों को कि जय हो स्टडी ग्रुप जो उत्कर्ष भैया द्वारा निर्देशित किया जाता है, वहाँ पे 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। एक बड़े आंदोलन के लिए, महाआंदोलन का बुलावा छात्रों के बीच में रखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो प्रयागराज के आसपास के लोग होंगे और प्रयागराज के जो हमारे भाई बंधु होंगे, वो 11 तारीख को अवश्य गेट नंबर 2 पर पहुँचेंगे और पुरजोर तरीके से आयोग को अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। हम भी रहेंगे, आप सब भी आइएगा, ताकि एकजुटता के साथ इस चीज़ को हम सफल बना सकें और जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत हमें दिखानी ही पड़ेगी। पर साथ साथ हमें पढ़ाई भी जारी रखनी है, तो लड़ना भी है, पढ़ना भी है, तभी जीतेंगे। तो उसी के साथ आज हमारी सेशन की शुरुआत भी होगी, ताकि जो ये ऊहापोह का दौर हम सबके बीच में है, उसमें हम अपने मतलब की चीज़ भी निकाल पाएँ और उस तैयारी की स्थिति में रहें कि पेपर आए तो कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। तो कुछ कोर चीज़ें हम देखेंगे कि मिनिमम इतना तो पढ़ा ही जाना चाहिए ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ के लिए जो हमने रणनीति बनाई है, वो यूपी पीसीएस प्री 2023 और यूपी आरओ प्री 2024 पेपर का जो ट्रेंड एनालिसिस है, उसे हमने आधार बनाया है। यूपी पीसीएस आरओ प्री 2024 जो निरस्त हुआ था अभी मार्च में, उसकी बात कर रहे हैं मैं। तो अब दोनों पेपरों में देखते हुए बढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहा और हमें कहाँ पे ध्यान देना है। चूँकि मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि वो सेशन भी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखने में आनाकानी करने लगते हैं। और दूसरा ये कि लगभग यही पैटर्न पिछले कई वर्षों का रहा है, इसलिए मैं सिर्फ पिछले ही वर्ष का पेपर आप सबके सामने रख रहा हूँ। यूपी पीसीएस 2023 में इतिहास खंड से 24 प्रश्न पूछे गए। यूपी पीसीएस 2024 में
इतिहास खंड से कुल 23 प्रश्न पूछे गए। इतिहास के आधुनिक इतिहास के खंड से 13 प्रश्न पूछे गए, ये आप देख पा रहे होंगे। वहीं आर में आधुनिक इतिहास से कुल 16 प्रश्न पूछे गए। इसी तरह मध्यकालीन इतिहास से पीसीएस में कुल 6 प्रश्न पूछे गए और आर में भी कुल 6 ही प्रश्न पूछे गए। प्राचीन इतिहास में यूपी पीसीएस में 5 प्रश्न पूछे गए और आर में केवल 1 प्रश्न पूछा गया। इसकी संख्या ज़्यादा भी है पिछले वर्षों की तुलना में। 2024 वाले पेपर में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पर इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहने ही वाला है, 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी अगर हम पूरे इतिहास खंड को देखें तो हमें ये समझ आता है कि आधुनिक भारत के इतिहास पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरे इतिहास में जो औसतन प्रश्न हैं वो 15 प्रश्न यहीं से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत पे हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। कम से कम इस दौर में जब हम लड़ भी रहे हों तो कम से कम आधुनिक भारत को हम पढ़ते भी रहें। उसके एवज में थोड़ा मध्यकालीन, थोड़ा प्राचीन अगर थोड़ा सा मिस भी हो तो उतना फ़र्क हमें ना पड़े। ठीक है, तो आधुनिक भारत में अब हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आधुनिक भारत में हमें जो टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए समितियाँ, पत्र पत्रिकाएँ वो कब प्रकाशित हुई, कहाँ से प्रकाशित हुई और किस वर्ष प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित की। ठीक है, और साथ में कुछ समितियाँ, आयोग और आपके गवर्नर जनरल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन्होंने क्या कार्य किए। साथ में संवैधानिक विकास का जो क्रम है, संवैधानिक विकास में जो प्रमुख बातें हैं वो हमें निश्चित तौर पे एकदम याद होनी चाहिए। साथ ही गांधीयन युग के विषय में तो हमें इस एकदम से चीज़ें रटी होनी चाहिए, उनके मोमेंट्स हमें याद होने चाहिए। किसान विद्रोह हों, सैनिक विद्रोह हों या आदिवासी विद्रोह हों, वो भी हमें याद होने चाहिए। कम से कम इतना हमको याद होना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस की कार्यप्रणाली के साथ साथ ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1857 के विद्रोह से लेकर के 1947 आज़ादी तक के भारत का इतिहास तो एकदम कन्फर्म हमको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, तो उतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप जो है लूसेंट के फैक्ट तो 100% याद कर लीजिएगा और बीच बीच में समय मिले तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं घटना चक्र के वो हमें देखते रहने पड़ेंगे। इसी तरह मध्यकालीन इतिहास में हमें दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर साम्राज्य और साथ में भक्ति आंदोलन में सूफी संतों का जो टॉपिक है वो हमें कम से कम ये 4 टॉपिक तो मध्यकालीन भारत के हमें तैयार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ छूट जाए तो चलेगा, पर ये कम से कम ना छूटें। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्त काल, ये 6 टॉपिक हमें ठीक से पता होना चाहिए और इनके जो फैक्ट हैं वो हमें ठीक से याद भी होने चाहिए। अब देखते हैं भूगोल को। तो पीसीएस में भूगोल से 24 प्रश्न आए और आर में भूगोल से कुल 22 प्रश्न आए। इसका भी वेटेज आप देख पा रहे होंगे कि समथिंग 20 प्रश्नों का, 20 से 25 प्रश्नों का रहता है। ये भी एक बड़ा सेक्शन है, हम इसको भी स्किप नहीं कर सकते। हमें इतिहास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इतिहास में हमें आधुनिक भारत को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसी तरह भूगोल हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भूगोल में हमें भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी ठीक से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। भारत और विश्व के भूगोल में विशेष तौर पर हमें मैप पर ध्यान देना है। मैप में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? पर्वत, पठार, पर्वत हो गया आपका, पठार हो गया, नदी हो गई, ज्वालामुखी हो गए कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, नदियाँ कौन सी लंबी कौन सी बड़ी, ये सारी, और किन किन राज्यों से होकर के बहती है। ये भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी। उनके औद्योगिक क्षेत्र, नदियों से जुड़े हुए औद्योगिक क्षेत्र, सागरीय सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र और वहाँ की जनजातियाँ, ये भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में हमें पढ़ने हैं। स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हो सकते हैं, सीमा मतलब सागरीय सीमा किन से लगती है। ठीक है, ये देश हमें पता होने चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एनसीईआरटी में पहले ही दे रखा हुआ है, कक्षा 11 वाली भौतिक वाली किताब में, जो कक्षा 11 की है उस पर टाइम स्केल दिया हुआ है। आप टाइम स्केल को ज़रा बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी कम से कम 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इतना अगर आप देख लेते हैं भूगोल के खंड से तो निश्चित तौर पर आप भूगोल के सारे प्रश्न हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। प्रीलिम्स इतने में निकल सकता है। फिर आता है विज्ञान। सामान्य विज्ञान से पीसीएस में 12 प्रश्न पूछे गए और इसी तरह आर में भी सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे गए।
सामान्य विज्ञान को भी बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे तो 12 प्रश्न दिखाई दे रहा है, पर मिनिमम इतना प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसका वेटेज जो है 15 से 20 प्रश्नों का होता है। तो आप 15 से 20 प्रश्नों के बीच का एवरेज लेके चलिएगा कि इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब सामान्य विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान है। हमें जीव विज्ञान में को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जीव विज्ञान में हम जो पढ़ सकते हैं, लगभग सब कुछ जीव विज्ञान में आप पढ़ें। फिर भी कम समय में आप चूँकि लड़ना भी है, आंदोलन में भी रहना है, तो उस हिसाब से जीव विज्ञान में हम प्रमुख टॉपिक जो हैं वो हमारा कम से कम डिजीज़ हमारा तैयार हो, हमारे विटामिन्स तैयार हों, श्वसन तंत्र के बारे में चीज़ें सारे फैक्ट्स हमें पता हों, तंत्रिका तंत्र के बारे में सारे फैक्ट्स पता हों, पाचन तंत्र हो गया, हार्मोन एंजाइम्स जो भी हैं, और विशेषकर हार्मोन जो है पादप हार्मोन के बारे में पूछता है पीसीएस। तो आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से घटना चक्र से और लूसेंट की जो भी बुक है उससे आप पूरा जीव विज्ञान देख सकते हैं। साथ में आप भौतिक विज्ञान भी देखें, रसायन विज्ञान भी देखें, पर जीव विज्ञान को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था खंड से। पीसीएस में 22 प्रश्न पूछे गए और आरओ में 9 प्रश्न पूछे गए। आरओ में थोड़ा संख्या कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका वेटेज अगर हम विगत 2-3 वर्षों का और देखें तो यहाँ भी तकरीबन 20 प्रश्नों का वेटेज होता है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था से कम 20 से 22 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम राज्य व्यवस्था में देखेंगे कि क्या क्या हमें टॉपिक्स लगभग तैयार ही करने हैं, जिनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। राज्य व्यवस्था में अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो लक्ष्मीकांत का रिवीजन आप कर लीजिए, उसके नोट्स बनाए हो तो उसके नोट्स का रिवीजन जरूर करें। लूसेंट के फैक्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उनको बिल्कुल रट डालें। राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, साथ ही जो अभी नए परिवर्तन संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हमको याद होने चाहिए। उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। अनुसूचियाँ बिल्कुल हमें टिप्स पर याद होनी चाहिए। प्रस्तावना हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से प्रश्न पूछता ही है। आप जानते ही हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, किस क्रम में हैं, वो सब पूछ लेता है, तो प्रस्तावना बिल्कुल याद होनी चाहिए। संविधान के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है पीसीएस के लिए। कहाँ से क्या लिया गया है, किस देश से कौन सा शब्द लिया गया है, कौन सी प्रक्रिया ली गई है, वो सब हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में और कैग के बारे में, सीएजी मतलब महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज बिल्कुल भी ना छूटे, कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। साथ में अगर हो सके तो अदालतों के विषय में भी देख लें, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली के विषय में थोड़ा सा जानकारी। संसद को भी जरूर से जरूर पढ़ें, कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो हमने नहीं लिखा है वो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो संसद को तैयार कर लें, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा जो मुझे लगता है वो जो हम लोगों से अक्सर क्वेश्चंस गलत होते हैं और आते भी हैं, विशेष बहुमत वाले। तो इसके बारे में ठीक से पढ़ लें और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, ताकि दोबारा ये क्वेश्चन गलत ना हो। विशेष बहुमत कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ विशेष बहुमत का उपयोग होता है, कौन सा वाला बहुमत कहाँ उपयोग होता है, ये 3 तरीके का विशेष आपको बहुमत दिखाई देगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ट्राई पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स का वेटेज यूपी पीसीएस और यूपी आरओ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके भी प्रश्न जो है हम सबको अच्छी तरीके से तैयार करनी चाहिए। तो करंट अफेयर का वेटेज देखें तो पीसीएस में जो है वो 25 प्रश्न का है और आरओ में जो है 18 प्रश्न का है। ठीक है, तो 25 प्लस 18, इसका जो मिनिमम औसत हम देखें तो समथिंग 20 प्रश्नों का है। अगर हम करंट अफेयर्स और बाकी ऊपर के अपने सारे टॉपिक्स को देखें तो समथिंग हमारा 100 प्रश्न तो यहीं पे हो जा रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर का काम तो यहीं से हो गया। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहला हमको जो है इतिहास खंड देखना है, इतिहास खंड। दूसरा हमको अपना भूगोल खंड, तीसरा अपना सामान्य विज्ञान, और चौथा राज्य व्यवस्था, और साथ ही अपना करंट अफेयर्स। अगर इतना हम तैयार करते हैं तो समथिंग 100 प्रश्न तो हम सॉल्व कर ही जाएंगे। ठीक है, इतना हमको अच्छे से तैयार करना है। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, तो करंट अफेयर्स के लिए जो वार्षिकी ई दृष्टि की आती है, एक तो आँख वाली दृष्टि वो पढ़नी है, साथ में घटना सार का भी आएगा। अगर ना हो तो इसके जो अर्धवार्षिकी के 2 खंड हैं वो 2 खंड हमें पढ़ लेने हैं। इतना अगर हम पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, इतने में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था के कोई बहुत जो है स्टैटिक प्रश्न नहीं पूछता है। बजट से संबंधित प्रश्न और
आपका जो कृषि अर्थव्यवस्था है वहाँ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सब पूछते हैं, बागवानी से संबंधित प्रश्न पूछ लेना, ऐसे फैक्ट्स पूछता है। वो भी आपको आसानी से घटना चक्र का एक आर्थिकी करके आता है बुक, उसमें से हमें कुछ फैक्ट्स देख लेने हैं। बाकी बजट देखना ही देखना है, बजट से क्वेश्चन आते हैं, तो बजट और जनगणना वहाँ से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जनगणना आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है और साथ में जनगणना इतना मिला करके देखें तो पीसीएस में पिछले वर्षों में 12 प्रश्न पूछे गए और आर में टोटल 14 प्रश्न पूछे गए। तो इसमें प्रमुखतः हमको बजट देखना है और साथ में आर्थिकी वाली जो बुक है एक बार थोड़ा सा उन पर नज़र घुमा लेना है और यहाँ से लगभग लगभग प्रश्न बन जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था से हमें प्रमुखतः बजट देखना है। तो अर्थव्यवस्था से हमें प्रमुखतः बजट देखना है और साथ में हमें आर्थिकी देखनी है, घटना चक्र की, आर्थिकी 2024। अगर हम इतना देख लेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था खंड से जो प्रश्न हमें आते हैं समथिंग 12 से 15 प्रश्नों के बीच में, वैसे आराम से सॉल्व हो जाते हैं। साथ में जनगणना के प्रश्न भी आएंगे, कम से कम 5 प्रश्न। यहाँ पे एक एक प्रश्न का बड़ा मूल्य है, तो आप बिल्कुल भी जनगणना को स्किप ना करें, ये जरूर देख के जाएँ। पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल से 8 प्रश्न और आर में 9 प्रश्नों का योगदान रहा। समथिंग 10 प्रश्न हम मान के चलते हैं कि यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप या तो घटना चक्र ही पढ़ लें या फिर आप घटना चक्र देख लें, या फिर जो है इसमें एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, उसके फैक्ट्स देख लें। ठीक है, इतने में इतना पर्याप्त है यूपी स्पेशल के लिए। घटना चक्र, परीक्षा वाणी, या इसका किसी भी कोचिंग का मैराथन देख लें। अगर मैराथन आप देख लेते हैं तो वहाँ से चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती हैं। पर्यावरण खंड से 8 प्रश्न पीसीएस में और 9 प्रश्न यूपी आर में। पर्यावरण के लिए जो है एक बुक आती है घटना चक्र की, वो चित्रात्मक प्रस्तुति करके बहुत पतली सी बुक है और लगभग सारे प्रश्न यहाँ से बड़े आराम से क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जो है इसमें एसडीजी लक्ष्य को ठीक से पढ़ लें। ये 17 के 17 जो गोल हैं ये एकदम से टिप्स पर बिल्कुल याद होने चाहिए। इसमें से कम से कम 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, फिर भी ध्यान तो देना ही है। और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन ये आप बिल्कुल पढ़ लें। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉप के सम्मेलन होते हैं इन पर पैनिक नज़र रखें और इनको एकदम से याद कर लें। और प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स को भी पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से इसमें मिल जाएंगी। बहुत पतली है और आराम से आप इसको एक दिन में 3-4 घंटे में आराम से इसको ख़त्म करके याद भी कर पाएंगे। और बहुत अच्छी चीज़ पुस्तक है, इसमें पूरा चित्रों के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं, तो बहुत दिमाग में जल्दी से याद भी हो जाती हैं। विविध के 8 प्रश्न पीछे से पूछे गए और 3 प्रश्न यूपी आर में पूछे गए। इसका जो वेटेज है वो 5 प्रश्नों का हम मान करके चलते हैं। 5 प्रश्न लगभग विविध के पूछता है, तो इसको बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कुछ ना कुछ पढ़ें। जैसे नॉर्मल चीज़ें कि चुनाव के बारे में कुछ पूछ लेगा, ठीक है, कुछ जो है नई समितियाँ या फिर पहला कौन दूसरा कौन, इस टाइप के प्रश्न जो आते हैं वो सब पूछ जाते हैं इसमें। तो आप जो है उसको भी, कुछ फुल फॉर्म हो गया, जैसे भी इसमें आर में फुल फॉर्म पूछ लिया था किसी शब्द का फुल फॉर्म। आप सब पेपर दिए होंगे, मुझे वो याद नहीं है, बट वो फुल फॉर्म था किसी का, तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, कोई शब्द दे देगा उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। फिर आता है सी सेट का सेकेंड पेपर, ये पीसीएस में आता है सी सेट का पेपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग और संप्रेषण के प्रश्न रहते हैं। मैथ, रीजनिंग और संप्रेषण के, तो मैथ रीजनिंग तो आपको पीसी उसके आर के लिए भी पढ़नी है। संप्रेषण यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो संप्रेषण के लिए या तो घटना चक्र का एक पुस्तक पहले आया था, वो आपके पास हो तो आप वो पढ़ें, अन्यथा संप्रेषण के लिए आप चिंता मत करिएगा। मेरे पास अपना नोट्स है जो मैंने लगभग घटना चक्र का ही था जो मैंने लिखा था, और कुछ मुझे एक कोचिंग का भी मेरे पास एक नोट्स है, तो अगर हो सकेगा तो मैं अपना नोट्स, नहीं तो फिर मैं वो कोचिंग का पूरा नोट्स जो भी मुझे उचित लगेगा मैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दूंगा आप सबको। तो संप्रेषण के लिए आप बिल्कुल चिंता न करें। मैथ रीजनिंग आप टाइम टू टाइम आधा घंटा 1 घंटा अभी से देते रहिएगा और इतना पर्याप्त है पीसीएस के लिए।
यही हाल मैथ रीजनिंग का इस यूपी आर में भी है। तो इसमें भी आप आधा एक घंटा अगर टाइम देंगे तो इसमें भी आराम से आपके जो कम से कम 6 से 10 के बीच में जो प्रश्न रहते हैं वो बड़े आराम से बन जाते हैं। बीपीएससी में भी मैथ रीजनिंग है, तो वहाँ भी ये बड़े आराम से काम करता है, कुछ अलग नहीं पूछता। सेम चीज़ जो यहाँ आर में पूछता है वही बीपीएससी में भी पूछता है। तो पीसीएस की कहानी तो यहीं तक थी, ख़त्म हो गई। आर में एक अलग से टॉपिक है जो हमें पढ़ना पड़ता है, हिंदी। हिंदी के लिए कम से कम 1 घंटा अभी से आप देंगे तो ये जो 6 टॉपिक हैं बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल का या मैराथन देखें, या फिर आप कोई भी हिंदी की पुस्तक पढ़ लें। मेरे हिसाब से तो वासुदेव नंदन या हरदेव बाहरी की कोई किताब हो तो आप आराम से उसको पढ़ते रहें। सारे प्रश्न वहीं से फंस जाते हैं, उसके बाहर कोई प्रश्न आता ही नहीं है। साथ में प्रीवियस ईयर घटनाचक्र का जो पूर्वावलोकन है हिंदी का, आप एक बार अगर उसको देख लेते हैं तो हिंदी के प्रश्न गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। साथ में चूंकि 13 दिसंबर को बिहार का भी पेपर निर्धारित है, जो पूरी समानता इसके साथ रखता है जो हमने 2 पेपर ऊपर बताए, बस अलग से उसका केवल बिहार स्पेशल हो जाता है। तो इसके लिए एक पतली सी बुक जो है एजुटेरिया वालों ने निकाली है, आप वो किताब जो है ले लें और पढ़ें, उससे बड़ी आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और मुश्किल से 2 दिन में किताब आराम से ख़त्म की जा सकती है, और परीक्षा तक तो आप इसको कई बार ख़त्म कर देंगे, तो बड़े आराम से बिहार के प्रश्न भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रही 2 पेपरों की ट्रेंड एनालिसिस। और इसी से हमें ये भी पता चला कि हम किस टॉपिक पर कितना ध्यान दें और किस तरीके से पढ़ें। तो बीच बीच में अगर ये टॉपिक जो मैंने अभी लिख के दिए, अगर आप इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, कम से कम इतना एक एक टॉपिक खत्म करेंगे तो 3-4 घंटे में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और चीज़ें मुझे आ रही हैं। कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा और आप आंदोलन में भी समय दे पाएंगे। तो साथ में हमारा जो निवेदन है वो ये भी है कि आंदोलन में आप लोग ज़रूर पहुँचें। 11 नवंबर 2024 की तिथि जो है वो जय हो स्टडी ग्रुप के द्वारा निर्धारित की गई है। जय हो स्टडी जो उत्कर्ष सर के निर्देशन में चलता है। तो आप यहाँ जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ग्रुप में, या तो आप जाके यहाँ पे जुड़ भी जाइएगा, तो आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो जो आशुतोष पांडे भैया हैं उनके निर्देशन में, पंकज पांडे, आशुतोष पांडे, प्रशांत भाई, इन सब के निर्देशन में जो इतना बड़ा आंदोलन आप सब के लिए, हम सब के लिए किया जाएगा, तो उनका साथ, उनका सहयोग अपने भविष्य के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने सपनों के लिए आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचिएगा और उनका साथ दीजिएगा। वो आप सबकी बातें पुरजोर तरीके से आयोग के समक्ष रखेंगे और आपकी जो मंशा है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप सब पहुँचिएगा, मैं भी पहुँचूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे मुलाकात भी हो, तो मैं आप सबसे मिलूँगा भी, मुझे अच्छा लगेगा। आप सब लोग आइएगा और इस वीडियो को देख करके आप आगे बढ़िए, पढ़िए। और कुछ टॉपिक्स जो मैंने इसमें लिख रखे हैं, बीच बीच में मैं आप सबको उन टॉपिक्स से संबंधित कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, तो आप सबको उसमें मदद भी मिलेगी। आप अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी और आप तैयारी के अच्छी स्थिति तक पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।